5वीं शताब्दी में बनी नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। ह्यून सेंग और इत्सिंग जैसे इंटरनेशनल ट्रेवलर्स अपनी किताबों में इसके बारे में काफ़ी वर्णन करते हैं, इसके बारे में खूब उन्होंने लिखा है। हम सभी जानते हैं कि खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण करके उसे तबाह कर दिया था हमेशा के लिए, लेकिन काफ़ी कम लोग ये जानते हैं कि खिलजी ने जो आक्रमण किया वो नालंदा पर तीसरा आक्रमण था। इससे पहले भी नालंदा पर 2 आक्रमण हो चुके थे, जिसके बाद उसे दोबारा बनाया गया। पहला आक्रमण 465 से 467 एडी में राजा स्कंदगुप्त के समय हुनों ने किया था। इसके बाद राजा स्कंदगुप्त ने इसे दोबारा बना दिया। इसके बाद दूसरा आक्रमण नालंदा विश्वविद्यालय पर बंगाल के गोदास राजवंश ने किया था। उस समय राजा हर्षवर्धन थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा से खड़ा किया और उसमें और अधिक विस्तार करके उसे बड़ा भी किया था। लेकिन इसके बाद वो तीसरा आक्रमण आता है, जिसके बाद नालंदा को कभी भी दोबारा से नहीं बनाया गया, क्योंकि उसे तबाह ही इतनी बुरी तरीके से किया गया था। लेकिन शायद ही कुछ लोग जानते होंगे कि नालंदा को तबाह करने के पीछे खिलजी की क्या सोच थी। आइए एक बार जान लेते हैं। नालंदा, ना अलम दा, इसका मतलब है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। और नालंदा विश्वविद्यालय के लिए ये एकदम सटीक बैठता है जो इसका अर्थ है, क्योंकि इसकी लाइब्रेरी धर्मगंज में 90 लाख से ज्यादा किताबें थी। ह्यून सेंग जो 7वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर आया था, वो अपनी किताबों में इसका वर्णन लिखता है और वो कहता है कि यहाँ पर 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी हैं जो बुद्धिज्म, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, मेडिसिन और ग्रामर जैसे विषयों पर यहाँ पर गहन अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ ह्यून सेंग जैसा इंटरनेशनल ट्रैवलर और वेल नोन जो हिस्टोरियन है, वो ये लिखता है कि यहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल फ्री है और कोई भी पैसा विद्यार्थियों से नहीं लिया जाता। नालंदा में पढ़ने वाले कुछ बड़े बड़े नाम हैं: नागार्जुन, हर्षवर्धन, पद्मसंभव और ह्यून सेन जैसे। इसके प्रिंसिपल कहा जाता है कि आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान भी रहे हैं। लेकिन समय आता है 1193 का, जब खिलजी अपनी कबीली और विस्तारवादी सोच से आगे बढ़ रहा था। एक बार वो काफी बीमार पड़ गया और उसने अपना कोई वैद्य, अपना कोई हकीम नहीं छोड़ा कि उसने जिसकी मदद न ली हो, लेकिन कहीं पर भी उसे ठीक होना या उसे सही इलाज नहीं मिला। उसी के कबीलाई वैद्य और हकीमों में से किसी ने उसे बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र जी उनका इलाज कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी सोच से ग्रस्त था, भारतीय मान्यताओं से, भारतीय संस्कृति से वो काफी नफरत करता था। पहले तो उसने उनसे इलाज लेने के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में मरता क्या न करता। जब तबीयत और बिगड़ी तो उसने उन्हें बुलाया। उसके दरबार में राहुल श्रीभद्र जी को बुलाया जाता है और हिंदू को और आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए खिलजी जानबूझकर एक शर्त रख देता है राहुल भद्र जी के सामने। वो कहता है कि वो उनकी दी हुई कोई भी औषधि, कोई भी दवाई नहीं लेगा। लेकिन फिर भी राहुल श्रीभद्र जी कहते हैं कि वो उन्हें कुछ दिन में ठीक कर देंगे, बस शर्त इतनी है कि वो उन्हें एक कुरान देंगे और उस कुरान के कुछ पन्ने उसे हर रोज पढ़ने होंगे। खिलजी वैसा ही करता है। राहुल श्रीभद्र जी ने चतुराई से कुरान के पन्नों में औषधियों का लेप कर दिया था और जब खिलजी हर रोज इस किताब को पढ़ता था तो औषधियां उसके शरीर के अंदर चली जाती थी, जिससे कुछ दिन में खिलजी ठीक हो जाता है। लेकिन ठीक होने के बाद उसकी वही रूढ़िवादी और कबीलाई सोच सामने आती है। वो सोचता है कि इन वैद्यों के पास, इन हिंदू मान्यता परंपराओं, इन काफिरों के पास इतना ज्ञान कहाँ से है जो मेरे हकीमों और वैद्यों के पास नहीं है। इसके बाद वो आदेश दे देता है नालंदा को हमेशा के लिए मिटाने के लिए। तबायत ए नसीरी
में वर्णन किया गया है कि उस समय 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, विद्यार्थी नालंदा में थे, जिन्हें जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया प्रोफेसर्स के साथ ही। और यही नहीं, तबायत नसीरी में बताया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बुरी तरीके से अस्त व्यस्त और ध्वस्त कर दिया गया। इसकी लाइब्रेरी धर्मगंज में आग लगा दी गई। तबायत नसीरी में भी आगे लिखा हुआ है कि ये आग लगभग 3 महीने 90 दिन से ज्यादा जली और इन 90 लाख किताबों में कुछ किताबें तो अपनी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स में से थी, जिन्हें कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता और न ही आगे किया जा सकेगा। धर्मगंज जो नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी थी, वो एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी। 3 फ्लोर की एक वो बिल्डिंग थी उस समय। आप सोच सकते हैं, इस समय विज्ञान भी अपने चरम पर था। यही नहीं, खिलजी इसके बाद विक्रमशिला और ओदंतापुरी के विश्वविद्यालय को भी जला देता है, जिसका वर्णन हमें कुछ ही जगह मिलता है। हालांकि भारत सरकार ने दोबारा से नालंदा को खड़ा किए जाने का एक प्रोजेक्ट जरूर उठाया है। 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रयासों से ये शुरू हुआ और इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 बनाया गया, जिसके बाद नालंदा में 2014 के बैच से दोबारा से एडमिशन शुरू हुए हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि नालंदा दोबारा से अपने उस वैभव को प्राप्त कर लेगा। हाँ, इतना जरूर है कि नालंदा शुरू हुआ है और उसे आगे और रास्ता तय करना है। यहाँ पर इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि जो ये कबीलाई सोच थी, इस कबीलाई सोच ने भारत के ही एक विश्वविद्यालय को खत्म नहीं किया, उसने पूरी दुनिया के एक ऐसे विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया जिसमें न जाने ज्ञान का कितना बड़ा भंडार था। और वो हमारे आने वाले समय में अगर वो ज्ञान का भंडार हमारे पास होता तो वो न जाने कितनी परतें खोल देता, अलग अलग विषयों की, और अलग अलग रास्ते हमारे लिए खोल देता। खैर, अब जो नष्ट हो चुका है उसे तो दोबारा से लाया नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि हम इतिहास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए मॉडर्न इंडिया परिवार का प्रयास है कि आप इतिहास के उन अनसुने पन्नों को जानें, ताकि हम भविष्य को अपने अनुकूल बदलने के लिए प्रेरित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।